नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच कराना है, किससे किसे मैच कराते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है मनसब। मनसब को हम मैच कराएंगे रैंक से। मनसब एक पद होता था, एक रैंक होती थी जो कि अकबर के टाइम में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है मंगोल। मंगोल को हम मैच कराएंगे उज्बेक से। मंगोल को उज्बेक से क्यों मैच कराएंगे? मंगोलों की ही एक दूसरी शाखा थी उज्बेक, जो मुगल साम्राज्य की जिसने स्थापना की, यानी कि बाबर। बाबर जब 12 साल की उम्र में राजा बना तो उसे वहाँ उसकी पैतृक गद्दी से हटा दिया। इन उज्बेकों ने आक्रमण किया और उसे उसकी गद्दी से हटा दिया। बाबर खुद भी उज्बेक जाति से ही था, तो मंगोल को हम मैच कराएंगे उज्बेक से। नेक्स्ट हम आते हैं सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत को हम मैच कराएंगे मेवाड़ से। ये रहा सिसोदिया राजपूत, ये रहा मेवाड़। सिसोदिया राजपूत को हम मेवाड़ से मैच कराएंगे। इन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकारने से हमेशा ये इनकार करते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद जब ये हार जाते हैं लेकिन तो मुगल जो है इनसे इनकी चीज़ें नहीं छीनते। ये इन्हें वतन जागीर के रूप में इनकी जागीर जो है वो वापस कर देते हैं। तो सिसोदिया राजपूत को मेवाड़ से मैच कराते हैं। नेक्स्ट है राठौर राजपूत। राठौर राजपूत को हम मैच कराएंगे मारवाड़ से। जो राठौर राजपूत थे ये मारवाड़ से थे, यानी कि जोधपुर से थे, और जो शाहजहाँ की माँ थी वो मारवाड़ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है नूरजहाँ। नूरजहाँ को हम मैच कराएंगे जहाँगीर से। जहाँगीर से इसे मैच कराएंगे क्योंकि नूरजहाँ जो थी वो जहाँगीर की वाइफ थी। उनका पहले का नाम था मेहरुन्निसा, बाद में उन्हें नूरजहाँ नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है सूबेदार। सूबेदार को हम मैच कराएंगे गवर्नर से। सूबेदार जो है वो गवर्नर होता था। जो साम्राज्य था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे कि सूबा कहते थे, और सूबे का जो प्रशासक होता था उसे सूबेदार कहते थे। तो सूबेदार को हम मैच कराते हैं गवर्नर से। जो सूबे का गवर्नर होता था उसे कहते थे सूबेदार। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। द 5 डेक्कन सल्तनत वर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। 5 डेक्कन सल्तनत जो बहमनी एक राज्य था जिसके टूटने के बाद एक करके कई सल्तनत जो हैं उनका उदय होता है, जिनमें फर्स्ट जो थी बेरार। तो 5 सल्तनतों का उदय होता है बहमनी के टूटने के बाद, जिसमें फर्स्ट थी बेरार। फिर उसके बाद बाकी आती गई। बेरार सबसे पहले आई है, फिर खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा ये उसके बाद में आई हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सी है इफ जाट डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज कैवलरीमैन। कैवलरीमैन जो ज़ात है, ज़ात इंडिकेट करती है मनसबदार की रैंक और सैलरी को। ज़ात किसे कहते थे? मनसबदार की रैंक, और सैलरी को ज़ात कहते थे। और वहीं जो सवार है वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा घुड़सवारों की संख्या। जो कैवलरीमैन थे उनकी संख्या। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं कैवलरीमैन, सवार, नंबर ऑफ कैवलरीमैन। नेक्स्ट है डी, अबुल फजल, अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर, हेल्प्ड हिम फ्रेम द इंडिया ऑफ Sulaykul so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes। अकबर का एक फ्रेंड था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जो था वो अकबर का फ्रेंड भी था और अकबर का काउंसलर भी था। तो उन्होंने अकबर की हेल्प की, किस लिए की? सुलाइकुल जो एक विचारधारा थी उसे समझने में, उसे अपने अंदर उतारने में उनकी हेल्प की। किसने? अबुल फजल ने। जिसकी वजह से क्या हुआ? इस आइडिया का नाम क्या था? इसका नाम था सुलाइकुल। तो सुलाइकुल को समझने में, अपने अंदर उतारने में उसकी हेल्प की, जिसकी वजह से अलग अलग धर्मों के, जातियों के और
अलग अलग संस्कृति की सोसाइटी होने के बावजूद भी अकबर वहाँ पे लंबे समय तक राज कर सका। भारत जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के, संस्कृतियों के, जात के लोग रहते हैं, तो ऐसी जगह पे अकबर लंबे समय तक राज कर सका क्योंकि उसने सुलह कुल के विचारों को अपने अंदर उतारा। इसके तहत ये विचारधारा क्या थी? इसके तहत कि सभी धर्मों के, सभी वर्गों के जो लोग थे वो एक बराबर थे। तो ऐसा मानते हुए अकबर ने लोगों के मन में अपनी जगह बनाई और वो लंबे समय तक राज कर सका। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। मुगल्स के कंट्रोल में आने वाले सेंट्रल प्रोविंसेस, केंद्रीय प्रांत जो थे वो कौन कौन से थे? तो बच्चों, जो मुगल्स थे वो अपने राज्य को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे, तो जो अलग अलग स्टेट्स थे उन पे युद्ध उनके साथ करते थे और उन्हें हराकर उन्हें अपने अधिकार में ले लेते थे, उस स्टेट को अपने अधिकार में ले लिया करते थे। तो ऐसे सेंट्रल के प्रोविंसेस जो कि मुगल्स के अंडर में थे वो थे दिल्ली, काबुल, मारवाड़, मेवाड़, सिंध, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चित्तौड़ एंड डेक्कन। ये वाले जो एरियाज़ थे ये मुगल्स के कंट्रोल में थे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। जागीर और मनसबदार के रिलेशनशिप को बताना है, उनके बीच क्या संबंध था। आंसर देखते हैं। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग लैंड कॉल्ड जागीर। जो मनसबदार थे वो अपनी सैलरी कैसे पाते थे? मनसबदार की जो सैलरी दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्टिंग लैंड से दी जाती थी, जिसे कि जागीर कहा जाता था। जो उनकी सैलरी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? रेवेन्यू कलेक्टिंग लैंड से मिलती थी, जिसको कि जागीर कहते थे। अब ये जो जागीर है, तो इसके पहले के हमने चैप्टर में पढ़ा था इक्ता, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन्हें इक्ता के रूप में उनकी सैलरी दी जाती थी। तो ये इक्ता की तरह कुछ थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो ये इनकी रेवेन्यू लैंड थी वहाँ पर इनका रहना ज़रूरी है। इक्ता में क्या था कि आपको वहाँ पे आपकी लैंड होनी चाहिए और वहाँ पे आपका रहना ज़रूरी है, बट इसमें ऐसा नहीं था। जो मनसबदार था वो कहीं और रहता था, कहीं और पे वो काम किया करता था, बट जो इसको ये रैंक दी गई थी मनसबदार की, इसके तहत उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। वो दूसरी जगह से कलेक्ट होता था, जो लैंड उसे दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, बट वो उस लैंड पर रहता नहीं था, उसका रहना वहाँ ज़रूरी नहीं था। और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था ये इसके कुछ हेल्पर्स थे वो किया करते थे। मनसबदार की रैंक जिसे दी जाती थी उसका वो जाके डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करता था, उसके कुछ हेल्पर्स थे जो कि उसके लिए रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन के जो भी डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो जमींदार का रोल होता था वो क्या था? जमींदार जो कि पीजेंट से कलेक्ट करता था रेवेन्यू। अब हम देखते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल रूलर्स जो थे, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? वो था टैक्स। ये टैक्स कहाँ से आता था? इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स मिलता था वो पीजेंट से मिलता था। अब पीजेंट से जो किंग होते थे वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया करते थे, वो टैक्स लेने का काम उन्होंने दिया था ज़मींदार को। अब हम देखते हैं कि उनसे ये टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था? वो राजा के द्वारा तय किया गया कोई एक रैंक होती थी, वो पर्सन लिया करता था, या फिर उस गांव का ही कोई लोकल कोई पावरफुल मुखिया होता था, पावरफुल चिफ्टन होता था, या फिर कोई लोकल हेडमैन होता था, वहाँ का कोई सरदार कह सकते हैं। तो वो होता था, वो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, टैक्स लिया करता था। तो ये जो चाहे लोकल हेडमैन हो या फिर पावरफुल चिफ्टन हो या राजा के द्वारा कोई जो रैंक दी गई है, वो इन सभी के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता था मुग़ल काल में, वो होता था ज़मींदार। चाहे वो लोकल हेडमैन है या फिर पावरफुल चिफ्टन है, इन सभी के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता था, ज़मींदार। तो ये जो ज़मींदार वर्ड था, ज़मींदार जो होते थे ये क्या काम करते थे? ये मीडियरीज का काम करते थे। ये ज़मींदार जो राजा को पीजेंट जो टैक्स पे करता था, राजा को पीजेंट जो टैक्स पे करता था वो डायरेक्ट नहीं करता था, वो इन ज़मींदार के ज़रिए होता था। तो ये जो ज़मींदार हैं ये मीडियरीज का काम किया करते थे। पीजेंट अपना जो रेवेन्यू होता था वो देता था इन ज़मींदार को, और ज़मींदार के ज़रिए वो पहुँचता था राजा तक।
तो ज़मींदार जो थे ये मीडिएटर का काम किया करते थे। कभी कभी ये ज़मींदार जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि अगर उनको लगता था कि राजा उनका शोषण कर रहा है, राजा उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। और इस विद्रोह में उनकी जाति के जो किसान वगैरह होते थे वो भी उनके साथ आते थे। मीन्स ये कि वो जो ज़मींदार होते थे वो पावरफुल तो थे ही, उसके अलावा अपनी कास्ट के लोगों से उनकी इतनी बनती थी कि अपने जब भाई पीजेंट्स जो थे वो भी परेशान रहते थे क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लिया जाता था। तो इस वजह से इस विद्रोह में वो भी उनके साथ आ जाया करते थे। तो कई बार अगर उसको लगता था ज़मींदार को कि राजा उनका शोषण कर रहा है, तो वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे किसानों को भी अपने साथ में लेकर। तो ये जो है पीजेंट्स, ये जो बातें हैं ये ज़मींदार के रोल्स थे। ज़मींदार के रोल्स क्या थे? रेवेन्यू कलेक्ट करना, और अगर उसको लगा कि राजा उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर देता था। चलिए बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा है, हाउ वर द डिबेट्स विथ रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज ऑन गवर्नेंस। अकबर के शासन संबंधी जो भी विचारधारा थी उसके फॉर्मेशन में, उसके चेंज होने में जो इस रिलीजियस स्कॉलर्स की डिबेट्स होती थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, मतलब उसके चेंज होने में ये कितनी महत्वपूर्ण थी जो डिबेट्स होती थी। तो आइए आंसर देखते हैं। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570s। जब फतेहपुर सीकरी में 1570s के टाइम में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में रहा करता था तो उसने जो अलग अलग धर्म के स्कॉलर्स थे उन्हें बुलाता था, अकबर बुलाया करता था और उनके बीच डिबेट्स कराया करता था। अब जो ये डिबेट्स होते थे उनकी जो बातें अकबर सुनता था उसके आधार पर उसकी जो गवर्नेंस आइडियाज़ जो थे वो फॉर्मेट हुए, उनका फॉर्मेशन होता है इस तरह से कि जब वो उन डिबेट्स को, वो जो डिबेट्स होती थी वो उनके अकबर के इबादत खाने में होती थी। तो ये डिबेट्स को सुनने के बाद अकबर को ये समझ में आया कि जो भी अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर है, जो बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला है, मतलब धर्म को ही वो सब कुछ, जो धर्म को ही सब कुछ मानता है, तो ऐसे लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं या ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रजा के बीच डिवीज़न का कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो केवल धर्म का ही ना हो के हर तरह से सोचना चाहिए। तो जो ये डिबेट्स होती थी इन्हें अकबर सुना करता था और इसके आधार पर अकबर को ये समझ में आया कि इसके आधार पर अकबर ने सुलाइकुल या फिर यूनिवर्सल पीस की ओर और अकबर जो है वो बढ़ा। और अकबर को उसके गवर्नेंस में ये जो आइडियाज़ हैं इसे उतारने में उसकी हेल्प किसने की? वो हेल्प की उसके अकबर के फ्रेंड अबुल फजल, जो कि उसके फ्रेंड भी थे और उसके काउंसलर भी थे। तो अकबर के फ्रेंड और काउंसलर जो सेम ही थे, अबुल फजल, उन्होंने उसे उसकी गवर्नेंस में उतारने के लिए की विचारधारा जो थी, जो सुलाइकुल की जो विचारधारा थी उसे अपनी गवर्नेंस में उतारने के लिए उन्होंने उसे प्रेरित किया। नेक्स्ट आइए आंसर देखते हैं। आंसर है, वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570s ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन्स विद द यूलेमा ब्राह्मण्स, जेसुइट प्रीस्ट्स हु वर रोमन कैथोलिक एंड जोरोस्ट्रियन। होता क्या है कि अकबर अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाते हैं और उनके बीच डिबेट्स कराते हैं। अब उसमें क्या है, यूलेमा भी थे, ब्राह्मण्स भी थे और जोरोस्ट्रियंस भी थे एंड जेसुइट्स प्रीस्ट जो कि रोमन कैथोलिक में रहते थे, ये इन लोगों के बीच में डिबेट्स कराते थे। Next, Akbar's instruction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were often bigots. Their teachings created division and disharmony amongst his subjects. अब देखिए अकबर की जो रुचि थी वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में थी, जिसकी वजह से अकबर ये डिबेट्स कराया करता था, उनके बारे में जाना करता था, जिससे कि अकबर को ये पता चला कि जो बहुत ज़्यादा धर्म के लिए कट्टर है उसकी जो टेक्निक्स है टीचिंग, उसकी जो शिक्षाएँ हैं वो समाज में डिवाइडर का काम करती हैं, वो समाज को डिवाइड करती हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फॉर्मिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलाइकुल
दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। अबुल फजल ने उसे अपने गवर्नेंस में उतारने के लिए उस विचारधारा को चेंज करने में इनकी हेल्प की। और जो ये सुलाइकुल जो इनका धर्म था उसे आगे सुलाइकुल को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी अच्छी तरह से फॉलो किया। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसिस देयर टैमरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट्स। जो मुगल थे उन्होंने अपने आप को मंगोल के वंशज ना कहला के टैमरिड के वंशज कहलाने पर क्यों बल दिया। आइए आंसर देखते हैं। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान। जो मुगल थे वो 2 महान शासकों के वंशज थे, जिसमें से कि मदर साइड से वो जेंगिस खान के वंशज थे और फादर साइड से वो टैमरिड के वंशज थे, जिन्होंने ईरान इराक पे, जिसे हम आज के टाइम में टर्की के नाम से जानते हैं, उस पर राज किया। तो ये तो एक तरह से इनका परिचय हो गया, इनकी आइडेंटिटी हो गई कि ये किसके वंशज थे। अब वो मुगल कहलाना या मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे, क्यों ये चीज़ें जेंगिस खान से ही जुड़ी हुई हैं, उस जेंगिस खान से जुड़ी हुई है, क्योंकि जेंगिस खान जो था उसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और वहीं दूसरी तरफ टैमरिड जो है उसने दिल्ली को कैप्चर किया था। 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया था, अपने कब्जे में लिया था और उस पर शासन किया था, जिसकी वजह से ये अपने आप को टैमरिड कहलाने पर तैमूर के वंशज कहलाने पर ये अपने आप को प्राउड फील करते थे और मंगोल या मुगल ये अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मंगोल या मुगल कहलाना ये अपने आप को नहीं पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ ही अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना, टैमरिड कहलाना, ये कहलाने में इन्हें गर्व का अनुभव होता था, प्राउड फील करते थे। आइए आंसर अब देखते हैं। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because, अब देखिए ये आपका आंसर आता है कि क्यों वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना नहीं पसंद करते थे। However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan memory was associated with the massacre of innumerable people. उसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार कर दिया था जेंगिस खान ने, तो इसकी वजह से ये अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना नहीं पसंद करते थे। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, जो कि उज्बेकों से भी संबंधित था, देयर मंगोल कम्पिटिटर्स। On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। अपने आप को टैमरिड कहलाना ये पसंद करते थे या टैमरिड कहलाने पर इन्होंने बल दिया क्योंकि उन्होंने दिल्ली को 1398 में उस पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पे शासन किया था। तो आई होप बच्चों की आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मंगोल अपने आप को, मुगल्स जो थे अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना नहीं पसंद करते थे, जबकि वो अपने आप को टैमरिड कहलाने पर, तैमूर के वंशज कहलाने पर प्राउड फील करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो उनकी मदर साइड से जेंगिस खान, उधर से उसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया था, इस वजह से वो अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना नहीं पसंद करते थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा है, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए लैंड रेवेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट था? आइए आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर है, द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल एम्पायर। इट स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द एम्पायर। एम्पायर की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए ये उसकी ताकत था। लैंड रेवेन्यू जो था वो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की ताकत था और वो उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम, फर्स्ट पॉइंट हमारा है मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो जो मुगल्स थे इनके इनकम का मेन सोर्स जो था वो था लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू इनकी इनकम का मेन सोर्स था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैज़ डन
फ्रॉम दिस, इसी के जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इसी से जितने भी इनके प्रशासकीय कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो थे वो इसी से कंप्लीट होते थे, इसी से पूरे किए जाते थे। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनकी मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है रॉयल कोर्ट एक्सपेंसेस इन्वेस्टेड इन फोर्ट बिल्डिंग्स। अब जो इनके शाही दरबार, मुगल्स के जो शाही दरबार थे, उनके जो भी खर्चे होते थे वो इसी लैंड रेवेन्यू से पूरे किए जाते थे। उसके अलावा किले बनवाना, बिल्डिंग्स बनवाना, जो बिल्डिंग्स और किले बनवाना या उनकी मरम्मत कराना, ये सारा चीज़ इसी लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था इसी से होता था। इसलिए भी ये एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट है इवन, आगे हम देखते हैं, इवन अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइजेज एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड जो था 1570 to 1580 ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब देखिए बच्चों, इतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी लैंड रेवेन्यू की उस मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए कि अकबर के अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे टोडरमल, उन्होंने 10 साल तक, पिछले 10 साल तक का सर्वे किया। किस चीज़ का? जो फील्ड था जहाँ खेती होती थी, जहाँ एग्रीकल्चर होता था, वो उस जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड होता था उसका सर्वे किया, और वहाँ पे होने वाली जो फसलें थी, वैरायटी थी, उनका सर्वे किया, और उनसे मिलने वाली जो कीमतें थी, उन्हें बेच के जो मिलने वाली कीमतें थी, उनके प्राइजेस जो थे, उन सभी का सर्वे किया पिछले 10 साल तक का। और उसके आधार पर लैंड रेवेन्यू जो है वो तय किया गया। अलग अलग एरिया जो सर्वे हुआ, उसके आधार पर अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग फसलों की लिस्टिंग की गई, और उसके हिसाब से कि कहाँ से किस फसल पे क्या फ़ायदा हो रहा है, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उस हिसाब से रेवेन्यू हर जगह का अलग अलग, हर फसल का, हर उसका अलग अलग किया गया, जो कि नकदी होने लगा। तो ये जो रीज़न्स हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सभी इनके काम होते थे, और उसके अलावा शाही दरबार के खर्चे थे, बिल्डिंग्स बनाना, किले बनाना, उनकी मरम्मत कराना, ये सारे जो खर्चे थे वो किससे पूरे होते थे? वो लैंड रेवेन्यू से पूरे होते थे। तो ये लैंड रेवेन्यू जो था वो मुगल एम्पायर जो था उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए खर्चे बहुत से होते हैं, और वो पूरे कैसे होते? वो इन्हीं लैंड रेवेन्यू से पूरे होते थे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज। मुगलों के लिए मनसबदार पद के लिए तुरानीज ईरानीज ही नहीं बल्कि अदर बैकग्राउंड के लोगों को भी रिक्रूट करना क्यों इम्पोर्टेंट था? बच्चों, हमने देखा है जब इनका साम्राज्य, ये जो मुगल्स थे ये बाहर से आए हुए थे, और जब इनका साम्राज्य बढ़ने लगता है तो पहले तो ये अपने यहाँ मनसबदार तुरानीज और ईरानीज जो थे बस उन्हें ही मनसबदार बनाया करते थे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब इनका साम्राज्य बढ़ने लगता है तो ये अदर बैकग्राउंड के लोगों को, जैसे कि इंडियन मुस्लिम्स हैं, अफ़गानी हैं, मराठास हैं, राजपूत्स हैं, या सम अदर ग्रुप्स हैं, जिन्हें कि ये इम्पोर्टेंस देने लगे, जिनको कि मनसबदार के लिए रिक्रूट करना इनके लिए ज़रूरी हो गया। क्यों ज़रूरी हो गया? बिकॉज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स, साधारण लोगों की जो समस्याएं होती थी उन्हें समझने के लिए ये बाहर से आए हुए थे, और जो वहाँ के साधारण लोग हैं वो वहाँ की समस्याओं को ज़्यादा समझ सकेंगे, कहाँ की क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें साधारण जो लोग होंगे वहाँ के, जहाँ इनका एम्पायर, जहाँ का साम्राज्य है, वहाँ के जो साधारण लोग हैं, नॉर्मल पीपल्स हैं, वो वहाँ की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे बजाय कि बाहर से आए हुए लोग। तो इस वजह से इनके लिए ज़रूरी रहा अदर बैकग्राउंड के लोगों को रिक्रूट करना। नेक्स्ट देखते हैं, टू अवॉइड रेबेलियन। अगर ये जहाँ पे ये राज कर रहे हैं वहाँ सिर्फ ये अपने ही लोगों को अगर रखते तो इसमें विद्रोह भी हो जाता, तो इसलिए विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने अदर बैकग्राउंड के भी लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर। एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए अगर वो सभी को रिक्रूट करेंगे, हर बैकग्राउंड के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देंगे, तो लोग उनसे खुश रहेंगे कि केवल उन्होंने अपने लोगों को नहीं प्रायोरिटी दी, अदर लोगों को भी प्रायोरिटी दी। तो इससे क्या होती है कि सब मिल के काम करेंगे और जो साम्राज्य की स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। तो इसलिए ये पॉइंट्स हैं कि रेबेलियन अवॉइड करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और उसके अलावा
अंडर वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। ये रीजन्स थे कि जिनकी वजह से तुरानीज़ ईरानीज़ ही नहीं अदर बैकग्राउंड के लोगों को मनसबदार के लिए रिक्रूट करना इंपॉर्टेंट समझा गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है लाइक द मुगल एम्पायर इंडिया टुडे इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कि मुगल एम्पायर था, ठीक है, वहाँ पर हमें डिफरेंट अलग अलग बहुत सारी वहाँ पर कल्चरल एंड सोशल यूनिट्स बनी हुई थी। आज के टाइम में हम देखें तो भी अलग अलग रिलीजन वगैरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर नेशनल यूनिटी जो है वो बनाए रखना चैलेंज है? तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं चैलेंज है? क्योंकि वो सारे राइट्स हमारे लिए जो है वो निर्धारित किए गए हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो अलग अलग बटा नहीं कि जो बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, या फिर मेन है, वेमेन है, सबके लिए अलग अलग नहीं, वो सबके लिए एक है। इसलिए यहाँ पर नेशनल यूनिटी जो है वो बनाए रखना चैलेंज नहीं है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का यूनिफाइड सिस्टम है, एक ही गवर्नमेंट है जो सब चलाती है। वही गवर्नमेंट सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है वो सबके लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं कि भाई जिसने ये जैसे किसी ने कोई मतलब कोई किसी टाइप का क्रिमिनल है, सेम उसी टाइप का अगर कोई और देखते हैं कि अमीर है या गरीब है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग तरह की पनिशमेंट होगी, सबके लिए सेम पनिशमेंट होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट दिस द राइट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? जो हमें राइट्स मिले हैं, ठीक है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिले हैं ना, तो वो राइट्स जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्ट होते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो एलिजिबिलिटी है। उसमें किसी कास्ट या रिलीजन के बेस पर किसी को नहीं हटाया जा सकता है। तो इस तरह क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो वो सबके लिए है, ठीक है, चाहे वो जिस जेंडर से आ रहा है, जिस रिलीजन से आ रहा है, जिस रीजन से आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, वी आर यूनिफाइड एज अ नेशन। हम सभी क्या हैं? एज अ नेशन यूनिफाइड है, ठीक। अगर अलग अलग एम्पायर पहले जैसे थे, अगर इस तरीके से होता तो क्या होता? हम अलग अलग तरीके से ट्रीट होते। यहाँ पर क्या है? हम सभी एक नेशन है, एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर नेशनल यूनिटी जो है आज के टाइम में उसको बनाए रखना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है पेजेंट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर। Do you think that they are as important today? Has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेजेंट जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे मुगल एम्पायर में, क्या उतनी ही इंपॉर्टेंस उनकी आज के टाइम में भी है? ठीक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि जो गैप होता है रिच एंड पुअर, ठीक है, उनके बीच में, ठीक, जैसा कि मुगल पीरियड में था और आज के टाइम में हम देखें तो क्या आज भी वो सेम है या अलग है, ये हमें बताना है, ठीक। तो मुगल एम्पायर में देखें तो जो फार्मर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। किस तरीके से? ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, बट जो उनको टैक्स मिलता था, सबसे ज़्यादा टैक्स उनका कहाँ से आता था? रेवेन्यू जो आता था वो कहाँ से आता था? वो आता था फार्मर्स से ही। तो इसलिए फार्मर्स जो थे उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, जो कि रेवेन्यू बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। आज के टाइम में हम देखें तो फार्मर्स जो हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है जब तक कि वो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के रूप में है केवल, ठीक। अगर उसको क्या किया जाता है कि उसको दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं जो है वो क्या हो गया, फार्मर के यहाँ रेडी हुआ तो फार्मर से उसका टैक्स नहीं होगा। आगे जब वो शॉप पे जा रहा है तो वहाँ से फिर टैक्स लिया जाता है, बट उस फार्मर से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो वो आज के टाइम में फार्मर्स जो है वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो कैसे है? फूड पे ही डिपेंड है, ठीक है। फूड बहुत ज़रूरी है, ठीक। अभी हमको एक टाइम फूड नहीं मिलता है तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है ना। तो उस तरीके से अगर हम समझें तो फार्मर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। डिपेंडेंस ऑन फार्मर्स फॉर फूड, तो हम उनके लिए हमारी डिपेंडेंसी जो है फार्मर्स पे फूड के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके उनका भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इन्हीं पर डिपेंड है, जो एग्रीकल्चर से चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलती हैं। हम देखें जो अनाज से रिलेटेड है वो तो ठीक है, उसके अलावा हम कॉटन की बात अगर करते हैं, शुगर की बात करते हैं, ये सारा क्या है? ये सारा एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए फार्मर्स जो हैं
आज के टाइम में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कह सकते हैं कि उनके बिना हमारी जो लाइफ है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके की जो कंडीशन थी रिच एंड पुअर वाली उस टाइम में मुगल एम्पायर में और आज के टाइम में देखें तो क्या वो चेंज हुई है? बिल्कुल चेंज हुई है। उस समय में हम देखें तो कुछ लोग जो होते थे बस वही रिच होते थे, ठीक है, सब नहीं होते थे, ठीक है। मतलब कि रिच होने का अगर हम देखें क्या परसेंटेज देखें तो वो उस समय में जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग आज के टाइम में ज़्यादा है, ठीक है। कंडीशन देखें तो उस समय के फार्मर्स की कंडीशन बहुत बुरी थी, ठीक है। वो खेती करते थे बट वो ज़मींदार वगैरह के अंडर में होते थे। रेवेन्यू उनको जैसी भी एग्रीकल्चर हो रही है लेकिन उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो आज के टाइम में हम देखें ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, उनको रेवेन्यू वहाँ पर नहीं देना पड़ता, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है ना कि पूरी तरह से क्या है, मौसम पे डिपेंड है कि ठीक है कि रेन होगी तो अच्छी हो रही है, नहीं हो रही, फिर उसके बाद कब धूप अच्छी हो रही, कब लगातार बारिश हो रही, कब फ्लड आ गया उसकी वजह से ख़राब हो गई। तो इस वजह से टैक्स वगैरह इस समय में नहीं लिया जाता, जो उस समय ज़बरदस्ती उनको देना ही पड़ता था, वरना कई बार होता था उनकी लैंड भी चली जाती थी, ठीक है। तो कंडीशन देखें तो आज के टाइम में हम मान सकते हैं कि बेटर है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस थे वो आपको मिल गए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।